भारत एक लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत इतना विशाल देश में कहीं न कहीं पूरे साल चुनाव होता ही रहता है। चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, या एमएलसी का चुनाव हो, ग्राम सभा का चुनाव हो, नगर पंचायत हो, या उसके साथ साथ जिला पंचायत हो। चुनाव 12 मास भारत में चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके लिए प्रॉपर एक कमीशन का गठन भी हो चुका है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। अब हम आज क्यों चुनाव की बात करने लगे, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए चुनाव की बात हम कर रहे हैं। चुनाव तो अनाउंस हो चुका है 2024 लोकसभा का, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा बम फूट गया है। बम ये फूट गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक बम फूटा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, किसने लाया और इसमें क्या खामियां आई और कौन कौन पार्टी इसमें आरोपित साबित होने जा रहे हैं, इसको लेके हम इस पूरे अपने ब्लॉग में आज आप लोगों को बताएंगे कि आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड ने इतना बड़ा हल्ला क्यों मचा रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी भाजपा के इसी गवर्नमेंट के दौरान। 2014 में यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, और जो भाजपा की एनडीए गवर्नमेंट आई, यह भ्रष्टाचार के विरोध में और भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे माननीय का वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आई। जब भाजपा की सरकार भारत में बनी तो उस वक्त भारत के वित्त मंत्री थे 2014 में अरुण जेटली जी, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, अभी हैं नहीं हम लोगों के साथ। उन्होंने 2017 में एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया संसद में, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जाना गया। यह वह बॉन्ड था जिसको आप जो चुनावी खर्च के लिए जो पार्टियां चंदा पब्लिक से लेती हैं, उसको कैश में ना लेके बॉन्ड के तौर पे आप एसबीआई बैंक से ही सिर्फ खरीद सकते थे, क्योंकि एसबीआई को छोड़ के और कोई बैंक अधिकृत नहीं था। यानी कि गवर्नमेंट की मंशा थी कि जो चुनाव के दौरान पैसा खर्च होता है वह ब्लैक मनी खर्च ना हो करके अब एक वाइट मनी के तौर पे ही पैसा पार्टियों को मिले, और वो भी कैश का फ्लो कम हो के बैंक के थ्रू ही पैसा मिले। लेकिन इसमें कुछ खामियां थी जिसका भरपूर यूज लोगों ने किया और सारी पार्टियों ने इस मलाई को खाया। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने शुरू में ही मना कर दिया था कि हम एक भी रुपया इस बॉन्ड के तहत नहीं लेंगे, और एक पार्टी ऐसी है जिसको 1 रुपया चंदा नहीं मिला। आपको उनका भी नाम मैं बताऊंगा, जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 1 भी रुपया नहीं मिला और जो चंदा लेने से मना कर दिए, और कौन कितना इस इलेक्टोरल बॉन्ड से मलाई खाया है मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। 2017 में जब अरुण जेटली जी भारत के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने संसद में इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। 2018 में लागू कर दी गई। कुछ इसमें हो हल्ला मचा विपक्ष, लेकिन इसको सबको मज़ा आना था, इसलिए इसमें बहुत हो हल्ला नहीं मचा, ये लागू हो गई। लागू होते ही मार्क्सवादी पार्टी की जो प्रेसिडेंट थे सीताराम येचुरी जी ने, उन्होंने कहा कि हम इस स्कीम के तहत 1 भी रुपया नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरी एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसके सुप्रीमो सुश्री मायावती जी हैं, उन्होंने 1 रुपया चंदा इस बॉन्ड के द्वारा नहीं लिया हुआ है। अब कौन कितना इस बॉन्ड के तहत पैसा लिया, तो इसमें 4 सबसे बड़ी पार्टियां जो हैं, जिसमें भाजपा सर्वोपरि है, जिसमें जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें वो करीब 6000 करोड़ रुपए चंदा के तौर पे जनता से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा लिए है। उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, और फिर उसके बाद आ गई है वो है आम आदमी पार्टी, चौथा नंबर की पार्टी। सारे लोगों के पास, भाजपा के पास सबसे अधिक चंदा 6000 करोड़ है, उसके बाद कांग्रेस के पास 950 करोड़, तृणमूल कांग्रेस के पास 750 करोड़, और आम आदमी पार्टी को करीब 600 करोड़ रुपए चंदा के तौर पे मिला है। मलाई मिल रही थी तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अब हम आपको बताते चलें कि इसका बम कैसे फूटा है, तो आप इस चीज़ को जानिए कि एक भारत में संस्था एडीआर है जो चुनावी प्रक्रिया में काफ़ी सुधारों की गुंजाइश को लेके मुहिम चलाती है और लोगों को जागरूक करती है। उसने एक याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उसने बताया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो स्कीम सरकार चला रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के संप्रभुता के लिए खतरा है, कहीं ना कहीं यह ब्लैक मनी को वाइट मनी के लिए करने के लिए खतरा है, और कहीं ना कहीं यह गैर
जो लोग हैं जो अपने नियत सही करके नहीं देना चाहते हैं, यानी 10 रुपये दे के 1 लाख रुपए का काम सरकार से कराना चाहते हैं, वो लोग भी इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का उपयोग कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। SBI में 4 दिन अधिकृत थे, जिसमें जो पहला दिन था वो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, फिर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 10 जुलाई तक और 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक इलेक्ट्रल बॉन्ड आप SBI के किसी अधिकृत शाखा से जाके खरीद सकते थे। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जब आप खरीदते थे तो सिर्फ आप SBI को अपना आधार कार्ड देते थे और पैसा देते थे। यह एक प्योर ब्लैंक चेक के तौर पे होता था, पूरी फुली साइंड चेक के तरफ, जिसको हम लोग बियरर चेक कहते हैं, ये उसी तौर का होता था। या जो चेक जो ये पाता था इलेक्ट्रल बॉन्ड, वह जिस भी पार्टी को देता था, पार्टी को 10 दिनों के अंदर अपने फंड में डालना होता था, अदरवाइज यह पैसा चली जाती थी PM केयर फंड में। अभी तक तो हम लोगों को यही नहीं पता था कि आखिर में पैसा कहाँ जाता है और क्या यूज होता है, PM केयर फंड का पैसा कहाँ यूज होता है, ये भी हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर कुछ कमियाँ थी, जिसमें SBI पार्टी को नहीं बताती थी कि ये पैसा कहाँ से आया है और किसने दिया है। जनता के पास कोई डाटा नहीं था। चूँकि हम लोकतंत्र के जनक देश के रहने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में सारी कुछ ओपन होनी चाहिए और ओपन होती है। सारी कंपनियां अपनी प्रॉफिट लॉस जब वेबसाइट पर डालती हैं तो कोई पार्टी चंदा लेके और भी ना डाले, ये कैसे हो सकता है? यह अभी तक हो रहा था, लेकिन जैसे ही ADR ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गहन छानबीन की है और एक संवैधानिक पीठ, यानी कि किसी भी संविधान से रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए मामलों के लिए कम से कम 5 जजों की पीठ बैठती है, जिसको हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। उसने इसको 5-0 से खारिज कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक करार कर दिया। बोला कि आज से कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीद सकता है। अब हम आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आई है, इसमें कहाँ कहाँ खामियां सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया है। तो पहले तो जो खामियां इसमें बताया है, वह बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो विदेशी लॉस वाली कंपनी, जो भी ADR ने चुनाव की पारदर्शिता लाने के लिए इसको किया था, इसमें एक रूल था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 10%, रेवेन्यू का 15% तक दे सकता है, लेकिन और कोई विदेशी कंपनी चंदा नहीं दे सकती है। लेकिन हुआ क्या कि इस जांच में पता चल रहा है कि पाकिस्तान की कुछ कंपनियां अपने सिस्टर कंसर्न कंपनियों के तहत भारत में चंदा दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है। चाइना के द्वारा भी कुछ पैसा आया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और था कि जो भी लेन देन था वह खुला ही नहीं, कौन दिया, कितना दिया और किसको दिया, ये पता ही नहीं चल रहा था। जनता को राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, उस सरकार इसको इस दायरे से बाहर मानती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे देश पे संकट आ जाएगी, यह मैटर जनता को जाननी चाहिए। इससे सरकार से सुप्रीम कोर्ट असहमत हुआ। सरकार की एक बात से सुप्रीम कोर्ट सहमत रही कि इससे हम प्राइवेसी रखना चाहते थे कि किसी कंपनी को किसी राज्य में अगर किसी पार्टी को सपोर्ट किया तो दूसरे राज्य में उसको रूलिंग पार्टी से कोई नुकसान ना हो। लेकिन 5-0 से इसको खारिज करने के पीछे भी कई सारे कारण रहे। कारण ये रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपने जजमेंट में कि SBI अगर डाटा नहीं दे रही है तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन पार्टी किससे और कितना पैसा पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को अपने सारे डाटा को देंगे और डाटा आप दे के सार्वजनिक भी करेंगे। अभी तक कोई राजनीतिक पार्टियों ने डाटा को दिया नहीं है, तो ये सारी जिम्मेदारी SBI के ऊपर है। अब SBI ही सारा डाटा सार्वजनिक करेगी। आपको एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि गांव में एक कहावत है कि जो जबरा मारे और रोए भी ना दे, यानी कि जो सक्षम है वह अगर भ्रष्टाचार भी कर रहा है और बता भी नहीं रहा है कि हमने कहाँ से चंदा लिया, तो क्या यह एक सही प्रक्रिया हो सकती है लोकतंत्र में? नहीं। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह हमारे देश के संविधान के द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो इन सारे ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों के ऊपर, उनके मनमानी के ऊपर
एक लगाम है और इसको और मजबूत होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को और मजबूत होना चाहिए कि वोट पाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का हथकंडा न यूज हो। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो चुका है। अब सरकार को इसके बारे में देखना है कि किस तरह से हम चंदा लें लोगों से चुनाव के दौरान कि हमारा कोई नुकसान भी ना हो और देश का भी कोई नुकसान ना हो और किसी भी विदेशी ताकत को मौका ना मिले कि वह पैसे के बल पे देश में सरकार बदल सके। इसी के साथ मेरा आप सभी लोगों को प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों को एक बार प्रणाम बोलता हूँ।